Unacademy. Let's crack it. अब कल मैंने आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जरूर पूछा था कि वाई रिएक्टिव पावर इज अनडिजायरेबल। रिएक्टिव पावर अनडिजायरेबल मेरे भाई क्यों होती है, या इंडक्टर कैपेसिटर अनडिजायरेबल क्यों होते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, हम ये कहते हैं ड्यू टू L and C a phase shift is produced between V and I. between V and I, जिस कारण से जो हमारी पावर आती है, जो एवरेज पावर आती है, मैंने आपको एवरेज पावर का सिग्निफिकेंस भी बताया है। एवरेज पावर इज रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांसफर। एवरेज पावर जो आती है वो मेरे भाई आती है VRMS IRMS कॉस वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल। अब इस वजह से क्या हुआ, जो सिस्टम के अंदर पावर आनी चाहिए थी, जो पावर आनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड पावर क्या थी, एक्सपेक्टेड पावर थी मेरे भाई VRMS IRMS। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेज शिफ्ट आने से, या ये कह दो ड्यू टू L एंड C पावर हमें एक्सपेक्टेड से कम मिली, पावर हमें एक्सपेक्टेड से कम मिली। और किसकी वजह से मिली, ये कॉस के फैक्टर की वजह से। ये कॉस का फैक्टर 1 से छोटा हो गया तो जो पावर मिलनी चाहिए थी उससे कम पावर हम ले पाए। अब अगर भैया उससे कम पावर ले पाए और उतनी पावर लेना चाहते हो तो या तो V बढ़ाओ या तो I बढ़ाओ। V बढ़ाओगे तो दिक्कत यह है कि सिस्टम डैमेज हो सकता है, इंसुलेशन डैमेज हो सकती है। I बढ़ाओगे तो हीटिंग बढ़ जाएगी तो भी सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो मेरे भाई इसका मतलब यह हुआ, जितनी पावर आप सिस्टम से ले सकते थे उतनी नहीं ले पाए, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये गुनाह किसका है, इंडक्टर कैपेसिटर का। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर मुजरिम कौन है, इंडक्टर और कैपेसिटर हैं। ना ये फेज शिफ्ट आता, ना ये पावर फैक्टर आता, और ना ही आपकी पावर एक्सपेक्टेशन से कम मिलती। तो मेरे भाई इसीलिए इंडक्टर कैपेसिटर अनडिजायरेबल होते हैं, बिकॉज दे गिव द पावर लेस देन द एक्सपेक्टेड पावर। तो दीज आर द कल्प्रिट्स, दीज आर द कल्प्रिट्स। कहानी कुछ समझ आ रही है, इन्होंने ही आपकी पावर को कम किया है, इन्होंने ही आपकी पावर को जरूरत से कम कर दिया है, तो ये कल्प्रिट हुए। अब देखो मेरे भाई, हम लोग क्या मानते हैं, मैंने ये चीज आपको प्रूव किया है कि इंडक्टर कैपेसिटर एसी में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करते, कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करते, जितनी एनर्जी लेते हैं उतनी ही लौटा देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, रिएक्टिव पावर को हाइपोथेटिकली डिफाइन किया, किसके लिए, इंडक्टर कैपेसिटर। तो आप ये बोलो इंडक्टर कैपेसिटर की वजह से पावर कम है, या ये बोलो रिएक्टिव पावर की वजह से पावर कम है, दोनों बातें एक ही बात को बताती हैं। दोनों बातें मेरे भाई एक ही बात को बताती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ड्यू टू रिएक्टिव पावर रियल पावर इज लेस देन एपरेंट पावर, क्योंकि रिएक्टिव पावर किस में आती है, L और C में। तो हम ये चाहते हैं पावर फैक्टर must be as close to unity as possible, as close to unity as possible, क्योंकि रियल पावर देखो होती है S cos phi। तो cos phi मेरे भाई अगर 1 के करीब आया तो P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S। ये चीज डिजायरेबल है, पावर फैक्टर 1 के करीब आए। तो अब देखो यहां से ये तो समझ आ गया आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव कि रिएक्टिव पावर इविल क्यों है।
रिएक्टिव पावर इविल इसलिए है क्योंकि वो आपको एक्सपेक्टेड पावर के बराबर पावर नहीं मिलने देती। इंडक्टर कैपेसिटर वोल्टेज करंट में फेज शिफ्ट पैदा करके आपकी पावर को कम कर देते हैं, इसीलिए ये इविल है। अब बात है ये नेसेसरी क्यों है। अब ये नेसेसरी क्यों है, तो पहले मैं मशीन्स का एग्जांपल ले रहा हूं। देखो मेरे भाई क्या होता है, इन एनी मशीन इनपुट एंड आउटपुट आर मैग्नेटिकली कपल्ड। इसका मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन एग्जिस्ट करता है मेरे भाई, एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड। इनपुट और आउटपुट के बीच में एग्जिस्ट करती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, मैग्नेटिकली कपल्ड। अब मेरे भाई हम ये जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड is produced by inductor। जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां इंडक्टर की बात जरूर होगी, तो इंडक्टर आ गया। अब हम क्या जानते हैं, इन AC इंडक्टर कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर। अब जरा सारी स्टेटमेंट्स को जोड़ो। अगर मशीन चलानी है मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंडक्टर चाहिए, इंडक्टर के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए, तो क्या आप तीनों स्टेटमेंट को जोड़ के आप ये नहीं कह सकते मशीन चलाने के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए? क्या ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता that you need reactive power to operate the machine? देखो मेरे भाई सीधा सा फंडा समझो कि जहां कहीं ऑल्टरनेटिंग करंट है और इंडक्टर कैपेसिटर है वहां रिएक्टिव पावर तो आनी है। जहां कहीं AC है और LC है वहां रिएक्टिव पावर आनी है। तो अगर आप चाहते हो रिएक्टिव पावर से बचना, अगर आप चाहते हो रियल पावर इक्वल टू एपरेंट पावर, तब मेरे भाई उसके लिए आपको L और C को हटाना पड़ेगा। यानी अगर ऐसा कोई सिस्टम बन सकता है जहां ना इंडक्टर हो, जहां पे ना कैपेसिटर हो, तो वहां पे आप रिएक्टिव पावर से छुटकारा पा सकते हैं, वहां पे आप रिएक्टिव पावर एंड कर सकते हैं मेरे भाई। इसीलिए जब तक इंडक्टर कैपेसिटर रहेंगे तब तक रिएक्टिव पावर रहेगी। अब देखो क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल लेके समझाता हूं। ट्रांसफॉर्मर के अंदर मेरे भाई क्या होता है, ये होती है सप्लाई वोल्टेज, ये होता है फ्लक्स और ये होता है Imu। तो देखो यहां पे अगर आप इस फेजर डायग्राम को देखेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे Imu lags V1 by 90 डिग्री। तो मेरे भाई अगर यहां रिएक्टिव पावर निकाली जाए V1 Imu cos वोल्टेज एंगल इज 90, करंट एंगल इज 0, ये आ गई ना रिएक्टिव पावर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इस डायग्राम को देख के कि Imu, हम ये कह सकते हैं Imu needs Q to be produced। Imu को रिएक्टिव पावर की जरूरत है और Imu क्या है, Imu होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। Imu क्या होता है बेटा आपका,
मैग्नेटाइजिंग करंट यानी वो करंट जो एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, जो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है वो करंट होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, वो करंट होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। और मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ पावर कौन सी एसोसिएटेड है? रिएक्टिव पावर। मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ पावर कौन सी एसोसिएटेड है? रिएक्टिव पावर। तो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के ये कह दो, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड in transformer we need reactive power। अब समझे? देखो एक चीज सोचो, अच्छा यहां पे साइन आएगा, सॉरी, ये चीज करेक्ट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अब देखो एक चीज सोचो, हर बार ये कहना कि भाई करंट फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये सारी चीजें मुश्किल हो गई। आप तो सीधा बोलो रिएक्टिव पावर लेके मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि रिएक्टिव पावर की टर्म्स में किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना मच इजियर है एज कंपेयर टू हर बार करंट और वोल्टेज पे जाना। इसीलिए रिएक्टिव पावर डिफाइन करना बहुत बहुत जरूरी है। जबकि फिजिकल लाइफ में आप रिएक्टिव पावर को महसूस नहीं कर सकते, आप रिएक्टिव पावर को देख नहीं सकते, इसीलिए रिएक्टिव पावर एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं अब डीसी मशीन का। अब मेरे भाई डीसी मशीन के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड is produced by field winding, which is excited by DC source, अब मेरे भाई डीसी में कोई रिएक्टिव पावर नहीं होती। इन डीसी देयर इज नो रिएक्टिव पावर। तो ऐसा मत सोचना हमेशा फ्लक्स बनाने के लिए या मैग्नेटाइजिंग करंट बनाने के लिए, ठीक है, हमेशा फ्लक्स बनाने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए होगी। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए बस करंट चाहिए। जहां करंट आ गया वहां बायट-सेवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड बननी ही बननी है। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तब आप बात करते हो इंडक्टेंस की, और जहां बात करोगे इंडक्टेंस की, एसी की, वहां आ जाएगी रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर की बात कब करोगे? जब एक ऑल्टरनेटिंग करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट प्लस इंडक्टर विल गिव यू रिएक्टिव पावर। ऑल्टरनेटिंग करंट प्लस कैपेसिटर विल गिव यू रिएक्टिव पावर। लेकिन अगर डीसी करंट है तो कोई रिएक्टिव पावर संबंधित बात नहीं की जाएगी, रिएक्टिव पावर से रिलेटेड कोई बात नहीं की जाएगी। इसीलिए मेरे भाई आप ये कह सकते हो ऑल मशीन वर्क ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें से जो भी आपकी एसी मशीन्स हैं उसमें तो बात होगी रिएक्टिव पावर की, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है इंडक्टर है, तो रिएक्टिव पावर की बात तो करनी पड़ेगी एसी में। याद रखो एसी में, डीसी में नहीं। डीसी मशीन के अंदर कोई क्यू रिलेटेड डिस्कशन नहीं किया जाता। समझ आया? नेसेसरी क्यों है? क्योंकि जहां इंडक्टर वहां रिएक्टिव पावर। बिना इंडक्टर के मशीन चलेगी नहीं, और बिना इंडक्टर के नहीं चलेगी तो आप ये भी कह सकते हो बिना रिएक्टिव पावर के भी नहीं चलेगी। तो इसीलिए ये नेसेसरी है। ईविल क्यों है ये मैंने समझाया। ईविल क्यों है?
क्योंकि पावर एक्सपेक्टेशन से कम हो गई। नेसेसरी क्यों है? क्योंकि मशीन चलती है इंडक्टर से। अब आ जाओ ट्रांसमिशन पे। अब मेरे भाई ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट में वायर में आपको क्या दिखाना होता है? इंडक्टेंस दिखाना होता है। क्यों बंधु? ट्रांसमिशन लाइन का, शॉर्ट लाइन का सर्किट कुछ ऐसे ही बनाते हो। अब बात समझ आ रही है? अब मेरे भाई जब ट्रांसमिशन लाइन का ये सर्किट है तो इन एनी ट्रांसमिशन लाइन देयर इज इंडक्टेंस ऑफ लाइन। अब देखो इंडक्टेंस आ गई, दूसरी क्या चीज चाहिए? ऑल्टरनेटिंग करंट। दूसरी क्या चीज चाहिए? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इफ ऑल्टरनेटिंग करंट propagates, L consumes Q, है ना? अब आप तो मेरे भाई ये कह देते हो कि रिएक्टिव पावर के बिना लाइन में पावर ही नहीं फ्लो करेगी। आप तो ऐसा कह देते हो कि बिना रिएक्टिव पावर के लाइन में पावर ही फ्लो नहीं करेगी। कई लोग इतना तक कह देते हैं रिएक्टिव पावर इज अ कैरियर ऑफ रियल पावर। अब मैं बताऊं ये गलत क्यों है? मुझे बताओ एचवीडीसी में कौन सी रिएक्टिव पावर होती है? एचवीडीसी में डीसी करंट जाता है। एचवीडीसी में डीसी करंट जाता है। डीसी करंट अगर जाता है तो कोई रिएक्टिव पावर तो नहीं है, यानी रियल पावर कैन फ्लो विदाउट द एड ऑफ द रिएक्टिव पावर। ये तो जहां कहीं इंडक्टर आ गया वहां रिएक्टिव पावर की बात आ गई। माधवी कह रहे हैं रिएक्टिव पावर इमेजिनरी है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इमेजिनरी है? नहीं मेरे भाई, इंडक्टर तो रियल है ना, इंडक्टर तो रियल है। इंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड है, बट इंडक्टर के लिए जो पावर डिफाइन की गई वो इमेजिनरी है। इंडक्टर कोई पावर नहीं लेता, उसकी पावर काल्पनिक है, ये समझो, उसकी पावर इमेजिनरी है। लेकिन इंडक्टर इमेजिनरी नहीं है, इंडक्टर है। इंडक्टर है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना? तो देखो हम लोग ये कहते हैं रियल पावर cannot flow without reactive power। मेरे भाई कह देना एकदम गलत बात है, हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों? इसके दो काउंटर एग्जाम्पल देना, डीसी मशीन और डीसी ट्रांसमिशन। तो आपको क्या समझना है, रिएक्टिव पावर कहां डिफाइंड होगी? अगर ऑल्टरनेटिंग करंट प्लस एल है या ऑल्टरनेटिंग करंट प्लस कैपेसिटर है, दोनों ही केसेस में डिफाइन करना पड़ेगा क्यू। दोनों ही केसेस में डिफाइन करना पड़ेगा क्यू, ठीक है? अब मेरे भाई देखो, अगर ये आपका डाउट आ रहा है एल डिलीवर लीडिंग रिएक्टिव पावर, ये कैसे? तो इसके लिए आप लास्ट वाला लेक्चर देखो, कॉम्प्लेक्स पावर पार्ट 3। वहां मैंने ये डिराइव किया है कि इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग पावर, इंडक्टर डिलीवर्स लीडिंग पावर, ठीक है? तो ये मैंने आपका वहां डिराइव कराया, पार्ट 3 जरूर देखना। ये बात क्लियर हो गई? तो रिएक्टिव पावर नेसेसरी इविल क्यों है? रिएक्टिव पावर नेसेसरी इविल क्यों है? क्योंकि जब कभी किसी एसी सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो रिएक्टिव पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और बिना मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं। बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करते, तो वहां क्यू डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन यह ध्यान रखो, रिएक्टिव पावर वास्तविक नहीं है, इट इज प्योरली इमेजिनरी। अब आते हैं बात पे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की। अब कई बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन ये आता है, सर जब रिएक्टिव पावर है नहीं तो रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन का
क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, इन एनी सिस्टम, in any system only R consumes power, है ना, L and C do not consume any power। ठीक है, समझ आई मेरी बात। अब देखो क्या होता है, ड्यू टू थीटा वी माइनस थीटा आई, P इज लेस देन S, रियल पावर इज लेस देन एपरेंट पावर। ठीक है, ड्यू टू थीटा वी माइनस थीटा आई, P इज लेस देन L, दैट इज ड्यू टू L एंड C। तो मेरे भाई ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्या होता है, या रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन क्या होती है। हम ये कहते हैं इफ L एंड C कैन कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, then theta v minus theta I reduces and P becomes closer to L। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूं मेरे भाई। देखो जैसे ऐसा मान लो, एक प्यारा सा छोटा सा नेटवर्क ले रहा हूं, R L C। ठीक है भाई, अब देखो हम क्या जानते हैं, ये तीनों कंपोनेंट पैरेलल में है, ये तीनों कंपोनेंट पैरेलल में है। तो मैं रेफरेंस बना लेता हूं सबसे पहले मेरे भाई वोल्टेज को, ध्यान से समझना वोल्टेज को। अब मैं क्या कहता हूं कि जो रेजिस्टेंस का करंट है वो तो वोल्टेज के सेम फेज में आ गया, इंडक्टर का करंट वोल्टेज से लैग कर गया, और कैपेसिटर का करंट लीड कर गया। अब मैं कहता हूं बाय KCL, अब मैं क्या कहता हूं बाय KCL I इज इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC। ठीक है, अब यहां ये देखो, ये जो IL और IC हैं ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं। अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। अगर ये एक दूसरे को कट कर दें, एक दूसरे से कम हो जाएं, जैसे ये मान लो अगर ये रिजल्टेंट आ जाए आपके पास, जैसे मान लो ये आ गया, तो ये आया ना सप्लाई करंट। अगर मान लो कैपेसिटर ना होता, अगर कैपेसिटर ना होता तो आप IR और IL को ऐड कर रहे होते, ये IS होता विदाउट कैपेसिटर और ये होता विद कैपेसिटर। अब देखना जरा फेज शिफ्ट किस में कम है, फेज शिफ्ट सेकंड केस में कम है ना, फेज शिफ्ट आपकी सेकंड केस में कम है, सेकंड केस के अंदर कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर, बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर, थीटा वी माइनस थीटा आई reduces power factor
increases and real power becomes approximately equal to apparent power। यानी जो पावर निकल रही है, जो पावर मिल रही है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन के आसपास है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन के आसपास है। लेकिन अब देखो, हर बार इतना तामझाम थोड़ी करेंगे, हर बार इतना तामझाम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कैपेसिटर डिलीवर्स Q। देखो अब आसान तरीका, इंडक्टर एब्जॉर्ब्स Q। So if L and C exchange power, L and C exchange reactive power, source will only supply real power। सोर्स विल ओनली सप्लाई रियल पावर और S हो जाएगा P के बराबर। समझ आई बात? अब ये चीज समझना देखो कितना आसान हो गया। मैं ये कह दूं इंडक्टर कैपेसिटर रिएक्टिव पावर आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, कैपेसिटर दे रहा है, इंडक्टर ले रहा है, तो रिएक्टिव पावर सोर्स को नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर ने आपस में निपटा लिया काम। अब सोर्स को देनी नहीं पड़ेगी, सोर्स को देनी नहीं पड़ी तो सोर्स से आने वाली पावर कौन सी हुई फिर? रियल पावर। तो इसका मतलब टोटल पावर इक्वल टू रियल पावर, टोटल पावर इज इक्वल टू रियल पावर। ये बात क्लियर हुई? तो इस वजह से ये होता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट या रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन। तो रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन मेरे भाई एक्चुअल में एल और सी के करंट आपस में एक दूसरे का फेज काटते हैं, आपस में एक दूसरे के करंट को कैंसिल करते हैं, बट समझना आसान होता है क्यू की टर्म्स में, इसीलिए वहां रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन की बात की जाती है। अब बातें समझ आ रही हैं? क्यू हमेशा हमारी जिंदगी आसान कर रहा था, हमारे लिए कंसेप्ट आसान कर रहा था, वरना हर बार फेजर में जाके आपको फेजर ड्रॉ कर करके रिजल्ट निकालना पड़ता। बट विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, सारी चीजें इजी हो गई रिएक्टिव पावर डिफाइन कर देने से। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर डिफाइन करना मेरे भाई हमारे लिए एक तरीके से वरदान है। इट इज अ बून फॉर अस व्हेन वी डिफाइन इट बिकॉज इट मेक्स लाइफ इजी। बट माय फ्रेंड्स, इट इज नॉट समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। ये बात अपने माइंड के अंदर आपको बिठानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो जब आप नेटवर्क के क्वेश्चंस वगैरह करोगे मेरे भाई तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट की तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको तो बस क्या चाहिए रहेगा कि एपरेंट पावर क्या होती है। आपको तो बेसिक चीजों से मतलब है, लेकिन ये जो लेक्चर सीरीज मैंने लिया है, ये मैंने लिया है आपके कंसेप्ट्स को सॉलिड करने के लिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो। अगर आप रियल पावर, रिएक्टिव पावर, ये सब चीजों को फील नहीं करते तो आप एक असली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले मैं कई बार बता चुका हूं, ये जितनी बार बताए जाएं उतने कम है। काम देखो फॉर्मूले ही आने हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे देश के जो टीचर्स हैं उन्हें भी फॉर्मूले से आगे नहीं पता, ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये बातें हो गई। और हमने ये भी देख लिया कि लैगिंग पावर फैक्टर पे Q पॉजिटिव आता है और लीडिंग पावर फैक्टर पे Q नेगेटिव आता है। और मैंने आपको इंडक्टर कैपेसिटर का नेचर भी एक्सप्लेन कर दिया, इंडक्टर कैपेसिटर का नेचर भी एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे भाई देखो, मोटर जनरेटर में फिर कभी मैं आपको समझाऊंगा लीडिंग लैगिंग का फंडा, कि रिएक्टिव पावर डिलीवर, एब्जॉर्ब, ये सब चीजें जो सिंक्रोनस में आपको पढ़ते हो ना, ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड,
वो बहुत बढ़िया से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन चीजों का मतलब क्या होता है, कि ओवर एक्साइटेड क्या है, अंडर एक्साइटेड क्या है। लेकिन अभी के लिए आपको ये सारी नॉलेज अगर है तो आप क्वेश्चन तो इन सब चीजों से सॉल्व कर दोगे, लेकिन मेरे भाई जब कभी डिस्कशन का हिस्सा बनते हो, कहीं 4 लोगों में बैठ के अपना पॉइंट रखते हो, तो मैं ये मानता हूं ना यार, जब आपको कंसेप्ट की फील आती है, फील आने का मतलब क्या होता है, पहले मेरे टीचर भी मुझे बोलते थे फील आना, अब मुझे समझ नहीं आता ये फील का मतलब क्या होता है, लेकिन अब मैं समझता हूं। फील का मतलब ये होता है जब मेरे भाई आप उस चीज को विजुअलाइज कर पाओ और आप उस चीज को खुद प्रिडिक्ट कर पाओ, वो आपके लिए एक कॉमन सेंस बन जाए, वो आपके लिए एक लॉजिकल चीज बन जाए, तब कह सकते हो कंसेप्ट की फील आपको है। एज लॉन्ग एज आपको वो रटना पड़े, आपको वो याद रखना पड़े, वो फील नहीं आई। फिर फील तब आई जब आपको याद भी ना रखना पड़े, वो ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर फिट हो गया है और वो लॉजिक है, वो कॉमन सेंस है आपके लिए, है ना। जैसे खाना खाने से एनर्जी आती है, इतना इजी हो जाए जब कोई कंसेप्ट, तब हम कहते हैं आपको उसकी फील आ गई। ठीक है, इतना इजी करना है चीजों को। ये बात क्लियर है?